चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन स्कैम पर एडवाइजरी जारी की। तो साइबर सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने देश में स्कैमर्स द्वारा ऑनलाइन स्कैम्स करने के तरीकों की एक सूची साझा की, जिसमें डिजिटल अरेस्ट भी शामिल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट में भारत में अपराध के अनुसार 2022 में साइबर अपराध हेतु धोखाधड़ी के तहत दर्ज मामले 17,470 थे। एडवाइजरी के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। तो दबाव में पैसे ट्रांसफर ना करें, क्योंकि वैध कानून प्रवर्तन एजेंसियां तुरंत पैसे भेजने के लिए कभी दबाव नहीं डालेंगी। कभी भी फ़ोन या वीडियो कॉल, यानी कि खासकर अज्ञात नंबरों से जो आती हैं, उन पर संवेदनशील व्यक्तिगत या वित्तीय विवरण ना बताएं। देखते हैं डिजिटल अरेस्ट के विषय में। तो ये साइबर अपराध का एक नया रूप है। इसमें अपराधकर्ता सीबीआई एजेंट, आयकर अधिकारी या सीमा शुल्क एजेंट जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर फोन कॉल के जरिए किसी व्यक्ति से संपर्क करते हैं। वे उस पर अनुचित कृत्य में लिप्त होने का मिथ्या आरोप लगाकर उससे धन की अवैध वसूली करते हैं। 2024 की पहली तिमाही में भारत में नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के कारण लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब देखते हैं, गृह मंत्रालय के अनुसार डिजिटल अरेस्ट डिजिटल धोखाधड़ी का एक प्रचलित तरीका बन गया। इन धोखाधड़ियों को अंजाम देने वाले ज़्यादातर लोग म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से अपने कार्यों का संचालन करते हैं। देखते हैं साइबर अपराध से निपटने में चुनौतियां। तो प्रतिरोधक उपायों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य कार्यक्रम की कमी है। व्यक्तिगत और साथ ही संगठनात्मक स्तर पर साइबर सुरक्षा के बारे में कम जागरूकता होने के साथ साथ इसे अपनाया भी कम ही जाता है। अब बात करते हैं साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहले। तो भारतीय साइबर समन्वय केंद्र, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। तो यह कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसे साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम करने हेतु I4C के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930, तो इसे साइबर अपराध संबंधी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। तो ये बात की हमने साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार द्वारा जो पहले शुरू की गई है उनके विषय में। अब बात करते हैं, अगली खबर है हमारी। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स नामक रिपोर्ट जारी की। तो IEEFA की रिपोर्ट आयात निर्भरता, व्यापार गतिशीलता, घरेलू उपलब्धता और वैश्विक मूल्यों में उतार चढ़ाव के दृष्टिकोण से 5 क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये 5 क्रिटिकल मिनरल्स हैं कोबाल्ट, तांबा, ग्रेफाइट, लिथियम और निकेल। इस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत इन क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। लिथियम, कोबाल्ट और निकेल के लिए भारत 100% बाहरी स्रोतों पर निर्भर है। भारत की क्रिटिकल मिनरल्स की मांग 2030 तक 2 गुनी से अधिक होने की संभावना है। देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के विषय में। तो किसी खनिज को महत्वपूर्ण या क्रिटिकल तब माना जाता है जब आपूर्ति की कमी का जोखिम और अर्थव्यवस्था पर उसका संबंधित प्रभाव अन्य कच्चे माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता से संबंधित चिंताओं के विषय में बात करते हैं। तो सामरिक सुभेद्यता, तो कुछ प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भरता है। मूल्य अस्थिरता की बात करें तो वैश्विक मांग और आपूर्ति में उतार चढ़ाव विनिर्माण लागत और ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक निहितार्थ यानी आयात की बढ़ती लागत वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य पर जोखिम, तो उच्च आयात भारत की स्वच्छ ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन तथा इसकी इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी महत्वाकांक्षाओं में बाधा डाल सकता है। ये बात की हमने क्रिटिकल मिनरल्स की आयात पर निर्भरता से संबंधित जो चिंताएं हैं उनके विषय में। अब बात करते हैं रिपोर्ट में कौन से सुझाव दिए गए हैं। तो भारत को खनिज निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, चिली, घाना और दक्षिण अफ्रीका जैसे संसाधन संपन्न मित्र देशों में निवेश के अवसरों का पता लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले।
तो क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण एवं खनन में निजी क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए खान और खनिज यानी विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 से लिथियम आदि सहित 6 खनिजों को हटा दिया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स निवेश भागीदारी शुरू की गई। विदेशी खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। तो देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के उपयोग। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो होते हैं, सोलर पैनल्स, विंड टरबाइन, बैटरीज जैसे कोबाल्ट, निकिल आदि। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में MRIs, पेस मेकर, श्रवण यंत्र आदि। रक्षा और एरोस्पेस में सैन्य उपकरण, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स आदि। ठीक है, ये बात की हमने क्रिटिकल मिनरल्स के जो उपयोग है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जा सकता है, उनके विषय में बात करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वायुमंडल में दीर्घकालिक ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता पर WMO यानी ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम से प्राप्त पर्यवेक्षणों का नवीनतम विश्लेषण प्रस्तुत करता है। WMO का GAW प्रोग्राम वायुमंडलीय संरचना में परिवर्तनों की निगरानी करता है। साथ ही यह वायु, महासागर और पृथ्वी के जीव मंडल के बीच अंतःक्रियाओं को समझने में भी मदद करता है। देखते हैं ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के विषय में। तो यह वर्तमान में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर की तुलना पिछले वर्षों तथा पूर्व औद्योगिक स्तर से करता है। यह CO2, CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे LLG-HGS द्वारा रेडिएटिव फोर्सिंग परिवर्तनों के संबंध में भी जानकारी प्रदान करता है। CO2, CH4 और N2O डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन CFC12 और ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जिसे CFC11 के साथ मिलकर रेडिएटिव फोर्सिंग का लगभग 96% हिस्सा बनाते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। GHG सांद्रता। तो 2023 में CO2, CH4 और N2O की वैश्विक औसत सतही सांद्रता पूर्व औद्योगिक यानी 1750 से पहले स्तर की तुलना में क्रमशः 151%, 265% और 125% है। रेडिएटिव फोर्सिंग की बात करें तो LLG-HGS में 1990 से 2023 की अवधि के बीच 51.5% की वृद्धि हुई है। इसमें CO2 का योगदान लगभग 81% था। बात करते हैं वायुमंडलीय मीथेन के विषय में। तो जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आर्द्र भूमियों से उच्च उत्सर्जन की वजह से इसमें लगातार 3 वर्षों तक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन देखते हैं तो इसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर सकते हैं। वनाग्नि से अधिक CO2 उत्सर्जित हो सकती है और महासागर कम CO2 अवशोषित कर सकते हैं। इससे वैश्विक तापमान और महासागरों का अम्लीकरण बढ़ सकता है। देखते हैं LLG-HGS की यानी कि वायुमंडल में दीर्घकालिक ग्रीन हाउस गैसों की रेडिएटिव फोर्सिंग के विषय में। तो रेडिएटिव फोर्सिंग प्रति इकाई क्षेत्र यानी पर यूनिट एरिया में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली ऊर्जा यानी सौर विकिरण की मात्रा तथा पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा के बीच अंतर को दर्शाती है। यह इस तथ्य की माप है कि ये पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को कितना प्रभावित करती है और ये गैसें पृथ्वी को गर्म करने वाली उस ऊष्मा को अवरुद्ध कर देती हैं जो अन्यथा अंतरिक्ष में चली जाती है। अब देखते हैं WMO यानी ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच के विषय में। तो यह संयुक्त राष्ट्र यानी UN की विशेष एजेंसी है। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उत्पत्ति की बात करें तो ये 1950 में स्थापित किया गया। सदस्य हैं इसमें भारत सहित 187 सदस्य देश और 6 सदस्य क्षेत्र हैं। ठीक है, ये बात की हमने WMO के विषय में। बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ की, जो है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। तो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना जनजातीय कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। इससे भारत में जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली विशेष चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रणनीति के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के विषय में। तो योजना के प्रकार की बात करते हैं पहले। तो ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह योजना जनजातीय समुदायों के एकीकृत, समग्र और समावेशी विकास पर केंद्रित है। उद्देश्य की बात करें तो जनजातीय आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और उनकी सांस्कृतिक विरासत एवं पहचान का संरक्षण करना। कार्यान्वयन एजेंसी है इसकी जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, देखते हैं इसकी प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना की 6 प्रमुख पहले कौन कौन सी हैं। तो प्रधानमंत्री
आदि आदर्श ग्राम योजना। तो यह पहल सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों से संबंधित है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजीएस विकास मिशन को 2023-24 में शुरू किया गया था। यह पहल पीवीटीजीएस को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता। तो यह जनजातीय समुदाय से संबंधित अनुसंधान और डॉक्यूमेंटेशन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने की पहल है। अन्य पहलों की बात करें तो उसमें शामिल है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता। अब बात करते हैं भारत में जनजातियों की स्थिति के विषय में। तो भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीएस का लगभग 8.6% हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं और भारत में 75 चिन्हित पीवीटीजीएस हैं। ये 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जनजातियों के कल्याण के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। तो ये स्कूल अनुसूचित जनजाति के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए। दूसरी है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन के लिए तंत्र तथा जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन नामक 2 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर शुरू किया गया। ठीक है, अगली है अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना। तो इसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा 41 मंत्रालयों और विभाग प्रत्येक वर्ष जनजातीय विकास के लिए अपने कुल योजना बजट का 1% योगदान करते हैं। ठीक है, ये बात की हमने जनजातियों के कल्याण के लिए जो उठाए गए कदम है उनके विषय में। अब बात करते हैं इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आए। तो अंतरिक्ष मिशनों के दौरान प्रमुख चुनौतियां जैसे पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, भोजन का संरक्षण, माइक्रोग्रेविटी विकिरण, कैंसर, मोतियाबिंद, हड्डी की मांसपेशियों की क्षति जैसे कई स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के तहत यह स्टडी की जाएगी कि कैसे जीवित जीव माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अनुकूलन, कार्य और विकास करते हैं। इस तरह की स्टडी से अंतरिक्ष अन्वेषण और मानव अस्तित्व को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसी में अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और उनका महत्व। तो माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान। तो अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी स्थिति में प्रोटीन क्रिस्टल्स पृथ्वी की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित और स्पष्टता से बढ़ते हैं। इससे दवाओं के सटीक विकास के लिए प्रोटीन क्रिस्टल संरचनाओं से संबंधित समझ बढ़ती है। बात करें अगर विकिरण अनुसंधान की, तो नासा के बायोसेंटिनल प्रोग्राम के तहत यह अनुमान लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष में आयनकारी विकिरण के कारण मानव कोशिकाएं डबल स्टैंड टूटने की मरम्मत कैसे करेंगी। बायोसेंटिनल प्रोग्राम को 2022 में नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। पर्यावरण निगरानी। तो मंगल और चंद्रमा के रेगोलिथ को पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा में परिवर्तित करना एक बड़ी चुनौती है और इस उद्देश्य के लिए जैव उपचार हेतु रोगाणुओं का अध्ययन किया जा सकता है। अब देखते हैं रोग मॉडलिंग। तो अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान दीर्घावधि के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए बीमारियों का मॉडल तैयार करने में मदद कर सकता है। और बायो रीजनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम के विषय में बात करें तो इस प्रणाली का उद्देश्य अपशिष्ट पुनर्चक्रण के माध्यम से दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसके अलावा यह पृथ्वी पर भी संधारणीयता और संसाधन प्रबंधन में सहायक हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी संबंधी कौन सी पहलें हैं। तो भारत की AXIOM-4 मिशन और गगनयान मिशन। वैश्विक पहले कौन सी हैं, तो अंतरिक्ष जीव विज्ञान कार्यक्रम नासा, दूसरी है बायोलैब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और तीसरी है स्पेस ब्रीडिंग प्रोग्राम यानी चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA। ठीक है, तो ये वैश्विक पहलों की बात करी। अब बात करते हैं भारत और स्पेन ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। तो स्पेन के प्रधानमंत्री यानी प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की भारत यात्रा के दौरान भारत स्पेन संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। यह 18 वर्षों में किसी स्पेनिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी। यात्रा की मुख्य उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। रक्षा विनिर्माण की बात करें तो भारत और स्पेन के प्रधानमंत्रियों ने
वडोदरा में C-295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह एयरबेस स्पेन के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस सिस्टम ने स्थापित किया है। निवेश सुविधाओं की स्थापना देखते हैं तो भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT तथा स्पेन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश महानिदेशालय में एक फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना की जाएगी। ये सुविधाएं एक दूसरे के देश में निवेश को बढ़ावा देंगी। नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना तो बेंगलुरु में एक स्पेनिश वाणिज्य दूतावास की और बार्सिलोना में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास का संचालन शुरू किया जाएगा। सांस्कृतिक सहयोग देखते हैं 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया। 2026 को भारत स्पेन संस्कृति पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। देखते हैं भारत स्पेन द्विपक्षीय संबंध के विषय में। तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित हुए थे। द्विपक्षीय संबंधों का महत्व तो रक्षा संबंध की बात करें तो भारत स्पेन रक्षा संयुक्त कार्य समूह तथा भारत में C-295 विमान निर्माण जैसी संयुक्त परियोजनाओं के जरिए रक्षा सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। आर्थिक और वाणिज्यिक विकास यूरोप में स्पेन भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। 2023 में भारत स्पेन द्विपक्षीय व्यापार यानी 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था। बात करें बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग की तो दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं और दोनों देश जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और सतत विकास से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए साझा प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने भारत स्पेन द्विपक्षीय संबंध के विषय में। अब देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ जो है क्लाउडेड लेपर्ड। तो ये एक हालिया अध्ययन के अनुसार ताइवान द्वीप क्लाउडेड लेपर्ड प्रजाति के पुनर्वास के लिए अत्यधिक अनुकूल क्षेत्र है। इसके विषय में देखते हैं। शारीरिक विशेषताएं की बात करें तो इसकी त्वचा पर हल्के पीले से लेकर भूरे रंग के फर होते हैं जिन पर बादल के आकार के धब्बे बने होते हैं। ये विशेषताएं उसे घने जंगल में छिपने में मदद करती हैं। देखते हैं पर्यावास और पारिस्थितिकी इसकी। तो यह प्रजाति जो है वो भारत, चीन और मलेशिया के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य देशों में पाई जाती है। ये प्रजाति मुख्य रूप से अधिकतर सघन सदाबहार वनों में रहना पसंद करती है। संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN में रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है और साइट्स परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और त्रिपुरा का क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क क्लाउडेड लेपर्ड को समर्पित भारत का पहला वन्यजीव पार्क है और यह पार्क सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर अवस्थित है। ठीक है, बात की क्लाउडेड लेपर्ड के विषय में बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग के विषय में। तो हाल ही में आयुर्वेद प्रक्रिया पुस्तिका का मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग में कार्यशाला संपन्न हुई। इसके विषय में देखते हैं। अगर उत्पत्ति की बात करें तो यह एक वैधानिक निकाय है और इसका गठन NCIMS यानी कि भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम 2020 के तहत किया गया। संरचना तो 19 सदस्य हैं इसमें, जिसमें एक अध्यक्ष, 15 पदेन सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य सम्मिलित हैं। लक्ष्य एवं उद्देश्य की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण एवं किफ़ायती आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिग्पा चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले AUS यानी कि सिद्ध और सोवा रिग्पा चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। भारत के लिए एक राष्ट्रीय सिद्ध और सोवा रिग्पा मेडिकल रजिस्टर का रखरखाव करना। ठीक है, अब देखते हैं निजता का अधिकार के विषय में। तो निजता के अधिकार संबंधी मामले में याचिकाकर्ता रहे न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निजता के अधिकार के लिए कानून तो भारत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में 2017 में फैसला सुनाया था कि निजता का अधिकार युक्तियुक्त निबंधनों के साथ एक मौलिक और अनन्य संक्राम्य या अहस्तांतरणीय अधिकार है। यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का अनुच्छेद 12 और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर राष्ट्रीय संविदा 1966 का अनुच्छेद 17 व्यक्तियों को उनकी निजता में मनमाने हस्तक्षेप के खिलाफ कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, बात की निजता के अधिकार के विषय में बात करते हैं जड़ी बूटियों यानी हर्बल से संबंधित देशज ज्ञान। तो जम्मू और कश्मीर और गुजरात के जड़ी बूटियों से संबंधित देशज ज्ञान के संरक्षकों को हर्बल पेटेंट प्रदान किए गए हैं हाल ही में। जड़ी बूटियों से संबंधित देशज ज्ञान के विषय में देखते हैं।
तो इनके उपयोग से संबंधित पारंपरिक ज्ञान धारक अपने पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अंतःक्रिया करते हैं तथा अनुभवों, प्रयोगों एवं ज्ञान के माध्यम से एकत्रित स्थानीय वनस्पति की गहरी समझ रखते हैं। भारत में उच्चतर पादपों की 17,000 प्रजातियों में 7,500 औषधीय उपयोग के लिए जानी जाती है। यह किसी भी देश में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए ज्ञात पादपों का उच्चतम अनुपात है। भारत में पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए पहले तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2018 आदि। ठीक है, बात की हमने जड़ी बूटियों से संबंधित देशज ज्ञान के विषय में। बात करते हैं मिशन अमृत सरोवर के विषय में। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए गाँव में 60,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया। इसके विषय में देखते हैं। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत 2022 में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 1 एकड़ के तालाब क्षेत्र के साथ कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनर्निर्माण करना। यह मिशन जन संरक्षण, लोगों की भागीदारी और जल निकायों से खोदी गई मिट्टी के उचित उपयोग पर केंद्रित है और मिशन के लिए कोई अलग से वित्तीय आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया है। अब बात करते हैं ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के विषय में। तो ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान नामक संस्थान का उद्घाटन मोहाली यानी पंजाब में किया गया है। ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के विषय में बात करते हैं तो इसे राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग के रणनीतिक विलय के माध्यम से गठित किया गया। वित्त पोषण तो इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी वित्त पोषित करेगा। उद्देश्य की बात करें तो आनुवांशिक हेरफेर, चयापचय आदि में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाएं बनाकर और स्टार्टअप्स का पोषण करके भारत के जैव विनिर्माण में मौजूदा कमियों को दूर करना। ठीक है, अब बात करते हैं सांबर झील की। तो राजस्थान की सांबर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। इसके विषय में देखते हैं। इस झील का सांबर नाम चौहान राजपूतों की 2500 साल पुरानी संरक्षक देवी शाकंभरी से लिया गया। आर्द्रभूमि यह खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। 1990 में इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा झील के अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी महत्व को मान्यता प्रदान करता है। और जैव विविधता की बात करें तो नवंबर से फरवरी तक इस झील में उत्तरी एशिया, साइबेरिया से फ्लैमिंगो सहित हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। बात करते हैं हल्दी यानी ककुरमा लोंगा के विषय में। तो एक हालिया अध्ययन में पूरे दक्षिण एशिया में हल्दी में लेड क्रोमेट की मिलावट के प्रमाण मिले हैं। इसके विषय में देखते हैं। यह एक प्रकंदीय जड़ी बूटी है। इसकी खेती एशिया, भारत, चीन और एशिया के अन्य देशों तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले अन्य देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। प्रकंदीय जड़ी बूटी एक क्षैतिज व भूमिगत तने वाले पादप होता है जिसे प्रकंद कहा जाता है। हल्दी के जलीय अक्र में जैव कीटनाशक गुण होते हैं। इसका उपयोग मसालों, डाई और कई दवाओं से सुगंधित उत्तेजक के रूप में किया जाता है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। विश्व में 80% हल्दी का उत्पादन भारत में होता है। उत्पादक राज्य देखते हैं इसके तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। ठीक है, अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे अपने स्थल की, जो है जॉर्जिया। राजधानी है इसकी तिब्लिसी। तो हाल ही में जॉर्जिया संसदीय चुनाव में कथित गड़बड़ियों की रिपोर्ट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जांच कराने की अपील की है। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें इसकी तो यह देश दक्षिण काकेशस के पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में अवस्थित है और सीमाएं इसकी उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस से, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में अजरबैजान से तथा दक्षिण में आर्मेनिया व तुर्की से लगती है। समुद्री सीमा पश्चिम में काला सागर अवस्थित है इसके। ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं तो सबसे ऊंचा बिंदु है इसका माउंट शखरा पर्वत श्रेणी, ग्रेटर काकेशस रेंज। प्रमुख नदियां हैं इंगुरी, रियोनी और कोडोरी। संघर्ष क्षेत्र की बात करें तो अबखाजिया, दक्षिण ओसेशिया और अजरिया है। ठीक है, तो ये बात की हमने अपनी आज की महत्वपूर्ण खबरों की। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।